नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर बद्रीनाथ केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र यादव ने कहा है कि मंदिर समिति पीएम के स्वागत के लिए तैयार है। अजेंद्र अजय ने कहा है कि प्रधानमंत्री का जो प्रस्तावित प्रोग्राम है 21 और 22 अक्टूबर का है, जिसमें 21 अक्टूबर को केदारनाथ और 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अब प्रधानमंत्री के रूप में रहते हुए अब तक 5 बार केदारनाथ जी की यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ जी की भी यात्रा कर चुके हैं और उनके केदारनाथ और बद्रीनाथ के प्रति आस्था जग जाहिर है। तो इस बार भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दिवाली से पूर्व वो केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की यात्रा करेंगे। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी जिस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं तो उस अनुरूप चाहे प्रशासन हो, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हो, अपने स्तर से उनके प्रवास को लेकर के पूरी तैयारियां कर रही है। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर कहा है कि पीएम मोदी का केदारनाथ से गहरा लगाव है और कुछ सालों से दीपावली के समय पीएम लगातार केदारनाथ दौरा करते रहे हैं। महत्वपूर्ण वो उत्तराखंड को समझते हैं और केदारनाथ जी को समझते हैं कि हर 3-4 साल में वो दीपावली मनाने केदारनाथ आ रहे हैं और हम सबका सौभाग्य है कि एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो उनका केदारनाथ में चल रहा है मोदी जी की कृपा से, वो हम सबका सौभाग्य है और उसके कारण से आज केदारनाथ में जो यात्रियों की संख्या है वो दुगनी से चौगुनी हो गई है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड को करीब 1 महीने का समय होने जा रहा है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और इस हत्याकांड से जुड़े मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने 22 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ अगले 10 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी और इस केस से जुड़े जिन सैंपल की जांच के लिए चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, उनमें से 4 की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की जा चुकी है, जबकि जिन्हें कोर्ट की परमिशन मिलने के बाद पुलिस को सौंपा जाएगा। और इसके अलावा अंकिता के विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है, जो जल्द ही कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। और अब तक इस केस में 30 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इन्हीं बयानों के आधार पर जांच अधिकारी इसमें करीब 500 पन्नों की चार्जशीट 10 दिनों के भीतर कोर्ट में दाखिल करेंगे। जो मैं जैसे पहले भी बताया था, जो हमारा मोटिव है वो एस्टेब्लिश हो रहा है और मोडस जैसा घटना हुआ है वो भी हमने कर दिए हैं, तो चार्जशीट की तरफ जाएगी, जो मैं जैसे पहले भी बताया था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, 500 पन्नों की चार्जशीट 10 दिनों में जमा की जाएगी बताया जा रहा है और बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड जाहिर तौर पर है केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश भर में ये पूरा मामला हर बच्चे के जुबान पर है। ऐसे में क्या माना जाए कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आरोपियों को सजा सुनाई जा सकती है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि एसआईटी ने जो जांच अपनी की है अभी तक इस हत्याकांड में, उसका सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब अंतिम इस जांच में अंतिम छोर यहाँ पर बचा हुआ है। अगले 7 से 10 दिनों के भीतर जो संभवतः जो पुलिस मुख्यालय के जो सूत्र बता रहे हैं यही है कि 7 से 10 दिनों के भीतर एसआईटी इस पूरे प्रकरण की जो जांच रिपोर्ट है उसकी चार्जशीट यहाँ पर दाखिल करेगी। लगभग 500 पेज से ज्यादा की चार्जशीट यहाँ पर बताई जा रही है जो कोर्ट में दाखिल की जाएगी। फॉरेंसिक के लिए जो एसआईटी की तरफ से फॉरेंसिक जांच के लिए जो सैंपल भेजे गए थे उसमें से 4 में से 3 की रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है, जिसे एसआईटी के द्वारा कोर्ट में जमा करा दिया गया। अब सिर्फ एसआईटी को सिर्फ 2 से 3 दिनों का यहाँ पर इंतजार है, जिसका रिपोर्ट के आने का इंतजार है। जितना रिपोर्ट जैसे आएगी उसको भी सबमिट करने के बाद एसआईटी अपनी जो धारा है उन धाराओं के आधार पर जो आरोपियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है उसको यहाँ पर शामिल कर देंगे। ये कह सकते हैं कि अभी तक की जांच में जिस प्रकार से जो मुख्य आरोपी थे तीनों, उन सभी को पकड़ने के बाद उनके ऊपर एक और धारा यहाँ पर बढ़ाई गई है, धारा 5 यहाँ पर लगा दी गई है। तो सीधे तौर पर इस बात
इस बात का रुझान है कि इन आरोपियों के द्वारा तो मासूम युवती का कह सकते हैं कि उसको वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने का काम वहाँ पर किया जा रहा था, जो दोस्त उसके साथ की जा रही थी, इसके लिए धारा 5 यहाँ पर लगाई गई है। तो कह सकते हैं कि अब सभी लोगों को इंतजार है कि SIT की जो जांच रिपोर्ट होगी उसमें क्या कुछ निकल कर आता है और आरोपियों के खिलाफ कौन कौन सी धारा है उनकी पकड़ लगाई जाती है। जी अभय, क्या जो परिजन हैं अब वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा जो संतुष्टि की बात की जाए तो परिजनों को संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। तो क्या इस पूरी जांच से वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि पहले तमाम सारी बातें सामने आई थी कि परिजनों की तरफ से तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं जांच को लेकर के। तो देखिए, अभी तक तो परिजनों का कोई ऐसा बड़ा आरोप यहाँ पर नहीं। उनका कहना है कि आरोपियों को फांसी की सजा यहाँ पर दी जानी चाहिए। फांसी की सजा के लिए जो मुकम्मल होता है, जो दस्तावेज है, वो दस्तावेज का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। यानी जो चार्जशीट यहाँ पर SIT दाखिल करेगी, उस चार्जशीट में किस प्रकार की धाराएं लगाई जाती है, वो देखने वाली बात यहाँ पर होगी। तो ये कह सकते हैं कि परिजनों की तो जो पीड़ित जो परिजन है उनकी सिर्फ एक ही मांग यहाँ पर है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, ताकि उनकी जो बेटी के जो हत्यार है उनको कड़ी सजा मिल सके, बेटी को न्याय यहाँ पर मिल सके। इसकी कोशिश यहाँ पर SIT की तरफ से की जा रही है। लेकिन अभी तक जो चीजें देखने में आ रही है, ये क्या कहा जा सकता है कि SIT को जांच में इतना समय लग पाना इस बात को इशारा करता है कि कुछ ऐसे सबूत है जो SIT अभी तक जुटा नहीं पाई है। उन सबको जुटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। भले ही ये कह सकते हैं कि PCR के दौरान जब पुलिस के जो रिमांड यहाँ पर आरोपी की ली गई थी, तो SIT ने उन सभी का विवरण यहाँ पर किया था। यानी वो सभी मौका वारदात पर जाने का काम किया गया था, वो सब पुलिस प्लानिंग यहाँ पर की गई थी ताकि साक्ष्यों को जुटाया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक के जो प्रकरण में देखने में आया, उसको कहा जा सकता है कि कुछ कड़ियां ऐसी कमजोर कड़ियां जो आरोपियों के लिए लाभकारी हो सकती है। तो ऐसे में वो कमजोर कड़ियां मजबूत बनाई जा सके, उसको सशक्त बनाई जा सके, उसकी कोशिश यहाँ पर SIT कर रही है। जी अभय, एक सवाल बड़ा निकल करके आ रहा है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर के जो सबसे अहम बात थी कि वीवीआईपी की जो VIP बंदा था उसकी सेवा के लिए बात कही गई थी, जिसके बाद ये पूरा कांड हुआ। तो VIP को लेकर के जिस तरीके से आरोपी के भाई को ही जिक्र किया जा रहा है, अभी तक क्या कुछ पूरा मामला सामने आया है क्या? क्योंकि कांग्रेस भी इस मामले को लेकर के तूल देती नजर आ रही है और लगातार ये कह रही है कि अगर आरोपी का भाई ही VIP था तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही अब तक? देखिए, इस VIP के मामले पर अगर SIT की बात करें तो SIT के जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि अभी तक इसका खुलासा SIT नहीं करना चाहती कि आखिर जो VIP के जिस नाम का हवाला यहाँ पर जो सोच किया जा रहा है कि VIP को उसके सामने पहुंचने का काम कर रहा था, उस पर SIT पूरी तरीके से खामोश नजर आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जांच का बड़ा पहलू है, इसका खुलासा SIT अभी नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर अभी उन सब चीजों का खुलासा करते तो फिर ये कह सकते हैं कि आरोपी बचने के अपने तरीका और इजाद कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को छिपाने का काम SIT कर रही है। सिर्फ जांच रिपोर्ट का इंतजार यहाँ पर हम सभी लोगों को यहाँ पर इंतजार है कि जैसे जांच रिपोर्ट यहाँ पर SIT दाखिल करेगी तो क्या कुछ पहलू है, कौन सा ऐसे साक्ष्य है जिन साक्ष्यों को जुटाने का काम उनके तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है, उसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इंतजार तभी तो अब देखना ये होगा कि SIT जो अपनी चार्जशीट यहाँ पर दाखिल करेगी तो कौन कौन से आरोप और कौन कौन से साक्ष्य उसके बाद होते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभय। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड को करीब 1 महीने का समय होने जा रहा है और दर्शकों को यह बता दें कि रुख करेंगे अब अगली खबर का। अपनी विधानसभा चंपावत के टनकपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 दिवसीय रोजगार मेले का उद्घाटन किया और इसके साथ ही दर्शकों को यह भी बता दें कि इस दौरान रोजगार मेले का उद्घाटन किया गया, छात्रावास बनाने की घोषणा भी की गई। इस दौरान टनकपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रोजगार मेले का इस दौरान उद्घाटन किया गया और छात्रावास बनाने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह बड़ी घोषणा है। योग्य प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, बेटी बेटियां हैं, उन सभी को अपने अपने संस्थानों पर ही, अपने अपने स्थानों पर ही रोजगार के लिए अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर उनको रोजगार मिलेगा। पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में योजना परवान चढ़ने पर चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या को सीमित करने की तैयारी विभाग ने अब शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा में इस बार यात्रियों का आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया है, जिसको देखते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को एक यात्री एक बार यात्रा का फॉर्मूला अपनाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन को अभी आधार से लिंक करने के आदेश दिए गए हैं।
उसको आगे विस्तार में देखेंगे, वो हम उसकी क्या कैपेसिटी है, कितना हम कर पा रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो उसको भी हम विचार करेंगे। ऑल्टरनेट नहीं, अभी मैं उसको कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि इसको जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, आधार कार्ड से जोड़ने के बाद आपको ये स्टडी मिल जाएगी कि कौन आदमी कितनी दफ़े आ रहा है, तो ये स्टडी के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। इसमें ऑल्टरनेट व्हीकल्स को भी हम ला रहे हैं ताकि वो करें, और रोपवे भी इसमें बन रहा है। प्रदेश में राजस्व पुलिस, रेगुलर पुलिस के बाद अब टूरिज्म पुलिस के गठन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि राज्य सरकार राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने टूरिज्म पुलिस के गठन को लेकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। चारधाम यात्रा पर भी चर्चा हुई है। इसमें अभी बहुत बड़ी यात्रा हमारी हुई है, जिसमें 42,90,778 यात्री आए हैं, और ये मैं समझता हूं कि सीजन के अंत तक ये करीब हमारी 45 लाख पहुंच जाएंगी। इस यात्रा को और भी अच्छी तरीके से चलाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और ये आवश्यकता महसूस हुई है कि इसमें हम पर्यटन पुलिस को लाएं, जिससे कि जो हमारे बहुत से जो हमारे होम स्टे चल रहे हैं, टूरिस्ट सेंटर चल रहे हैं, क्या क्या गतिविधियां इसमें हो रही हैं उसकी। यूकेपीएससी में पटवारी और लेखपाल के पदों पर जारी की गई विज्ञप्ति, पटवारी और लेखपाल के 563 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति हुई जारी पदों पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। पटवारी के 391 पद और लेखपाल के 172 पद भर्ती होगी, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2022 है। पटवारी और लेखपाल के पदों पर भर्ती होगी। पटवारी और लेखपाल के पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है भर्ती के लिए। 563 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी पटवारी और लेखपाल की। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में हो रही वाहन दुर्घटनाओं पर संभागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी राजीव कुमार ने अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। राजीव कुमार ने कहा है कि लगातार यह बात सामने आ रही है कि वाहन दुर्घटनाओं में सीट बेल्ट पहने व्यक्तियों की अधिक मौतें पर्वतीय क्षेत्र में हुई हैं, जो एक चिंता का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि पहाड़ों पर परिस्थितियों को देखते हुए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया जाए या नहीं। कोई इसमें ना स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि सीट बेल्ट पहनने से दुर्घटना हो रही है, सीट बेल्ट पहनने से नहीं हो रही है। ये अभी अपने एक शोध का विषय है, क्योंकि सीट बेल्ट जो बनाई गई थी स्पेशली जो सामने से टक्कर होती है उसको रोकने के लिए बनाई गई थी। अब पर्वतीय क्षेत्र में सीट बेल्ट पहनने से दुर्घटना कैजुअलिटी बढ़ रही है या नहीं हो रही है, ये भी एक शोध का विषय है। मुझे विश्वास है कि समय के साथ ये चीज़ स्पष्ट हो पाएगी। ऐसे महोदय हमारे पूर्व में यही मांग थी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हम मिले थे संबंध में। उसका जब हमने से कहा माने जैसे कि महोदय हमारे पहाड़ों में सीट बेल्ट पहनना उचित नहीं है। हाँ, मैदानी भागों में उचित है कि मैदानी भागों में गाड़ियाँ हाई स्पीड चलती हैं। हमारे पहाड़ों में मुश्किल से गाड़ी 40 किलोमीटर ऊपर गाड़ी जा पाती है। लेकिन फिर हमारी जो परसों हादसा हुआ, हमारे परसों कार में एक कार गिरी, इसमें अगर उन दोनों व्यक्तियों की सीट बेल्ट नहीं बंधी होती। चमोली जिले की राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा के छतों और दीवारों से बरसात में कमरों में पानी भर जाता है। बरसात के समय स्टूडेंट्स को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। चंपावत की दुखद घटना के बाद भले ही सरकार और शिक्षा मंत्री ने विभाग को सभी जीर्ण स्कूलों का डाटा इकट्ठा करने के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी भी धरातल पर कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप यहाँ पे देख रहे हैं पीछे हमारा फिजिक्स का लैब है, वो ऊपर पानी से पूरी छत टपक रही है, जिससे हमें पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और जिस दिन भी बारिश आती है अगले दिन हमको पूरे टेबल वगैरह अपने अलग अलग करने पड़ते हैं, दूर दूर बैठना पड़ता है। पूरा नीचे पानी से भरा रहता है, आके पहले पूरा साफ करना पड़ता है, आधा पीरियड उसी में चले जाता है और हमारे पढ़ाई का लॉस होता है। वैसे हमारा नीचे फिजिक्स का लैब, बायोलॉजी का लैब है, उसमें भी वही दिक्कत है, ऊपर से बहुत सारा पानी टपकता है। और जिस दिन भी बारिश आती है अगले दिन हमें पूरे अपने जो सर की यहाँ पे कॉपी किताब
रजिस्टर वगैरह वो सारे गीले रहते हैं। तो कुछ कॉपी किताब ऐसे पानी टपकता है तो पूरी भीगी रहती है, गीली पड़ी रहती है। टेबलें जैसे पूरी उससे ख़राब हो चुकी है, सीलन से पूरा मतलब कमरा भी हमारी सारी प्रैक्टिकल का जो भी सामान होता है वो सारा ख़राब हो चुका है, ख़राब हो गया है। अगर लोहे की है तो उस पर जंग से वो पूरा ख़राब हो रखा है। टेबल है तो वो पानी के कारण पूरा ख़राब हो रखी है। ऐसी हाल हमारे बायो लैब के भी है, बायो लैब का भी है। कई कमरे मानव निवेदन करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छत टपकती है, बाथरूम भी जहाँ बच्चे या टीचर बाथरूम जाते हैं वहाँ भी टपक रहा है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ जो कक्षा हैं सारे के सारे छत टपकती है। कभी भी विद्यालय में किसी छात्र अध्यापक के साथ। कृषि उत्पादन मंडी समिति में लाइसेंसधारी आढ़तियों की तरफ से 30 सालों से 1 करोड़ से ज्यादा का बकाया भुगतान मंडी समिति को नहीं किया जा रहा था। नए सचिव ने जब सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई तो मंडी के खाते में बकाया भुगतान जमा होना शुरू हो गया। ऋषिकेश कृषि उत्पादन मंडी समिति में लगभग 167 लाइसेंस धारक व्यापारी हैं, जिन्हें मंडी समिति ने दुकान उपलब्ध करवाई हुई है। मंडी समिति को किराए के रूम में मिलने वाले पैसे से राजस्व मिलता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन सहित कई तरह के खर्च वहन किए जाते हैं। लेकिन मंडी समिति में कई व्यापारी पिछले कई सालों से मनमानी कर रहे थे और मंडी समिति को किराया नहीं दे रहे थे। 92 से लगभग किराए का प्रकरण मंडी समिति ऋषिकेश में चल रहा था। तो जैसे मैंने चार्ज लिया उसके बाद मैंने सभी व्यापारी को नोटिस इश्यू किए और उनसे तत्काल कहा कि अपना किराया जमा करें। तो ये लगभग 1 करोड़ 5 लाख था और 1 करोड़ 5 लाख में लगभग 22 से 23 लाख रुपए उन्होंने अभी जमा करा चुके हैं। और हम लोगों ने किस्तें बना दिए करके हर व्यापारी अपनी किस्तों, क्योंकि बहुत लंबे टाइम पीरियड से बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट हो गया था। हर व्यापारी 5 से 6 लाख रुपए बैठ रहा था। तो व्यापारियों ने आपसी सहमति से इसमें किस्तें बनना स्वीकार कर लिया और अब पर मंथ को किस्तें दे रहे हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन शनिवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिसका शुभारंभ कॉर्बेट के निदेशक ने जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर किया। तो वहीं पहले दिन बिजरानी में पर्यटकों की बुकिंग फुल रही, जिसमें 30 जिप्सियों में कई पर्यटकों ने जोन में प्रवेश किया और इसके साथ ही बिजरानी समेत ढेला जिरना में भी शनिवार से पर्यटकों को रात्रि विश्राम की सुविधा मिलेगी। बहुत एक्साइटेड है और होपफुल है मिल जाए कुछ टाइगर दिखने को। बहुत दिनों से पहले से प्रोग्राम करके रखे हुए हैं। ऐसे डेट फिक्स किया है कि जैसे बिजरानी मिल जाए हमको, तो देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत आशा है कि कुछ मिल जाए, क्योंकि बहुत दिनों से बंद था तो एनिमल्स का हलचल होना चाहिए। एक्साइटेड है, हाथी टाइगर देखने जा रहे हैं और भी अगर कुछ वाइल्ड एनिमल्स दिखे तो डिपेंड है, देखिए क्या होता है। नहीं, ये फर्स्ट टाइम है, ये 3rd सफारी है। कल 2 सफारी ली थी मैंने, आज बिजरानी में फर्स्ट है। देखिए, टूरिज्म के दृष्टिकोण से हमारा बिजरानी जोन एक प्रमुख जोन है, जिसे आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बुकिंग्स के मामले में भी ये जोन लगभग फुल चल रहा है। नाइट स्टे अब अंदर शुरू हो चुका है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। ढिकाला जोन हमारा 15 नवंबर से खोल दिया जाएगा। इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो हमारी फॉरेस्ट रोड्स थी उनकी स्थिति भी पिछले दिनों बरसात की वजह से काफ़ी ख़राब थी, परंतु अब वो सही। कोटद्वार में अवैध शराब की सप्लाई थमने का नाम नहीं ले रही है। आबकारी विभाग की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कोटद्वार क्षेत्र के डिग्री कॉलेज के पास मुखबिर की सूचना पर मैक्स से लगभग 7 पेटियां अंग्रेजी ब्रांड की अवैध शराब पकड़ी गई थी, जो कोटद्वार में बेचने के लिए पखौल से लाई जा रही थी। आबकारी विभाग ने शराब की तस्करी कर रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही शराब की तस्करी में इस्तेमाल होने वाले मैक्स को सीज कर दिया गया। ये शराब जो है हमें डिग्री कॉलेज रोड पे जो है रोड चेकिंग कर रहे थे, मुखबिर की इससे सूचना मिली है। जैसे ही जब गाड़ी आई है तो गाड़ी को रोका गया है, तो गाड़ी में जो है जब चेकिंग की गई तो चेकिंग में जो है शराब रखी हुई थी, जिसमें लगभग जो है 6-7 पेटी के आसपास जो है शराब बरामद की गई है। और इसका अभी जो है हम गिनती कर रहे हैं। गिनती से पूरा पता लगेगा कि इसमें जो है कितनी पोए कितने मतलब 3 पीठों के पूज्यपाद जगत गुरुओं शंकराचार्यों का आज बद्रीनाथ में आगमन हो रहा है। सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंच बद्री विशाल के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना किए। वहीं ज्योतिर्मठ के प्रभारी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी ने बताया, आज पूज्य
5 जगत गुरुओं को नारायण के पावन भूमि बद्रीनाथ धाम में आगमन हुआ और उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हुई। देश में वन्य जीवों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले राजाजी नेशनल पार्क से बाघ गायब हो रहे हैं। ताजा मामला उस बाघिन का है जिसे हाल ही में कॉर्बेट नेशनल पार्क से राजाजी में ले जाया गया था। हैरानी की बात है कि पिछले लंबे समय से इस बाघिन को ट्रेस नहीं किया जा सका है और जिम्मेदार अधिकारियों को कई दिनों बाद जाकर इसकी जानकारी दी गई। ये मामला इसलिए और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क में इससे पहले भी एक बाघ लापता हो चुका है जिसका सुराग आज तक नहीं लगाया जा सका। दो 2020 के दिसंबर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक जो टाइग्रेस यहाँ ट्रांसलोकेट होकर लाई गई थी वो राजाजी में विचरण कर रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। इसकी जानकारी मुझे जब हुई तो मैंने वहाँ के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। अभी तक 4 अलग-अलग वो T1 टाइग्रेस थी हमारी, उसकी एज हो चुकी थी, वो 16-17 साल की उसकी एज हो चुकी थी और उसके लिए उसे ढूंढने पूरे प्रशासन, पार्क प्रशासन ने पूरा जितना जो भी उसके तरीके होते हैं उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। खबर चमोली जिले के विकासखंड नारायण बगड़ से है, जहां आने वाले 18 अक्टूबर को विकासखंड नारायण बगड़ में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता, साक्षरता एवं चिकित्सा शिविर के लिए रायका के खेल मैदान में तैयारियां शुरू की गई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सीनियर सिविल जज सिमरनजीत कौर, ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, समाज सेवी डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी, नायब तहसीलदार दिगंबर सिंह नेगी, सहायक खंड विकास अधिकारी जाकिर हुसैन, प्रधानाचार्य BS नेगी जैसे जनप्रतिनिधियों ने खेल मैदान में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविर की तैयारियों को लेकर चर्चा की और शिविर के दौरान जिला स्तर के कई विभागों के स्टॉलों के लगाए जाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने और शिविर के प्रचार प्रसार के संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।